Cool audience. Your time starts in 3, 2, 1, go. कर रहे हो? कोई नहीं आ सकता। मुझे किसी के आने की आशंका नहीं है। इस सील भरे बंद तहखाने में मेरा बस दम घुटा जा रहा था। तुम्हें पता है, सन 12 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा भी इसी कमरे में हुआ करती थी। अच्छा, तभी ये कमरा हम जैसे लोगों के लिए आदर्श है। वैसे पिस्तौल पसंद आई? हाँ। कैसे हाथ लगी? अब ये मत पूछो। रहने दो। तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम उसे जानते भी नहीं और ना ही ये मेरा धंधा ठहरा। अभी और कितनी देर है? मैं तैयार हूं। चलो, अब समय आ चुका। आओ चलो। तुम नहीं चल रहे? मेरा एक सवाल है। सवाल? अब क्या हुआ? तुम्हारा साथी कुछ पूछना चाहता है। बताओ क्या बात है? बोलो। क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? क्या? यही जो हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमें एक बार सोच लेना चाहिए। हम पहले ही अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय कर चुके। फिर भी कहीं कोई भूल चूक रह जाती है। देखो, मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। सोचना विचारना तो इसका काम। और मैं निर्णय ले चुका हूँ। क्या हम अब भी पहले की योजना के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते? देखो, मेरा किसी भी तरह के प्रदर्शन पर कोई विश्वास नहीं, और होता भी तो 4 व्यक्तियों का प्रदर्शन कभी सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। किसी भी प्रदर्शन को सफल करने के लिए हजारों स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ेगी। क्या उन्हें इकट्ठा करने लायक हमारे पास पैसे हैं? और अगर हम कहीं से इधर उधर से कुछ स्वयंसेवक जमा भी कर ले तो भी ये प्रदर्शन सफल नहीं हो सकता। क्यों? 10 रोज पहले भी तो हम प्रदर्शन ही करना चाहते थे। 10 रोज? 10 रोज में ये दुनिया बहुत बदल चुकी है मेरे दोस्त। हमारा एक साथी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस को अब तक उससे बहुत कुछ मालूम चल चुका होगा। आज अगर हम प्रदर्शन करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये सुनहरा मौका भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। 10 रोज पहले भी मैं किसी प्रदर्शन के पक्ष में नहीं था। मेरी तो एक अलग ही योजना थी। क्या? तुम नहीं जानते? हमने सोचा था जब हमारा साथी दीवार के पीछे से बम फेंकेगा और वहां बैठे लोगों में भगदड़ मच जाएगी, उसी बीच हम शांति से अपना काम करके निकल जाएंगे। लेकिन उसने सारा किया धरा चौपट कर दिया। वहां बैठे लोगों से कहा कि इस पटाखे की आवाज पर ध्यान मत दो और मेरी बातें सुनते रहो। ऐसे ही लोग शांत बैठे रहे और देखते ही देखते हमारा साथी भी पकड़ा गया। कुछ भी कहो, वो है तो बहादुर। धन! उसे तो ये लगा पास ही कोई सैनिकी टुकड़ा अभ्यास कर रहा है। अगर उसे यह भ्रम ना होता और फिर भी वो हंसता रहता तो मैं उसे मान जाता। और आज की सफलता का भरोसा? भरोसा है। कैसे? 10 रोज पहले तक हम सब कुछ शांति से करके निकल जाना चाहते थे, पर अब मैंने भी अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे से प्राण ही जाएंगे क्या? नहीं, मैं जानता हूं इस कार्य के बाद लोगों के विचार मेरे बारे में बदल जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से बोलूं तो मेरा मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। अखबारों में मेरी निंदा होगी,
लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। और तुम यूं ही डर गए? डर गया हूँ। और नहीं तो क्या? तुम्हें यह लगता है कि जब इस पुण्य कार्य के बारे में पुलिस को पता चलेगा, जिसे वो षड्यंत्र का नाम देंगे, तो मेरे साथ ही होने की जरूरत है, वो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। खातिर जमा रहो दोस्त, मेरे मुंह से तुम लोगों के लिए आखिरी सांस तक एक भी शब्द नहीं निकलेगा। मैं तुम सब पर इतनी सी भी आंच नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस कारण से मैं डर गया हूँ, तो तुम्हारी जगह मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मरने से नहीं डरता। तो फिर डरता हूँ कहीं बाद में पछतावा ना हो। पर पछतावे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर फिर भी एक बार सोच लेने में क्या हर्ज है? उससे हमारी कोई अपनी दुश्मनी नहीं। देश हित का कोई कारण नहीं है। कहीं हम अपने हित को हित तो नहीं समझ बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। देखो देखो, अभी भी बहुत समय है। नहीं, ये हमारा अंतिम अवसर है और इस बार ये काम हो जाना चाहिए। तो फिर दोस्तों, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं इस काम में तुम्हारी आगे कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, चलो। मुझे भी ठंड लग रही है अब। जरा ठहरो। क्या तुम भी कोई ऐसी बात करोगे? नहीं, फिर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या? हम अपने साथी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? अगर बाद में वो मुखबिर हो गया तो हमारे सभी साथियों की सामत आ जाएगी। हाँ, शायद। इसलिए इसको अभी निश्चय करना बहुत जरूरी है। पर कैसे? देखो, रुको। अभी यहाँ इस कमरे में मेरे दिमाग में एक अद्भुत विचार आया है। जल्दी बताओ। हम उस पर एक मुकदमा चलाएंगे। किस पर? अरे उसी पर जिसका हम नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। कब? कैसे? अरे दुनिया की कौन सी अदालत पर हम उस पर मुकदमा चला सकते हैं? अरे तुम समझे नहीं। यहाँ इस कमरे में हम उस पर एक मुकदमा चलाएंगे और हम उनके जिन आदर्शों के विरोधी हैं वही उसके खिलाफ अभियोग होंगे। नहीं, मैं अदालत की कार्रवाई में बड़ा ऊब जाता हूँ। अरे इसमें नहीं उगोगे। इसमें नाटक जैसा आनंद है। मेरी समझ नहीं आता तुम इतना सोच कैसे लेते हो। मेरा दिमाग भी रोशन हो गया है, मैं भी सोचने लगा हूँ। अच्छा, तुम्हारी ही सोबत का असर है। लेकिन ज्यादा सोचना कहीं खतरनाक तो नहीं? नहीं। अरे अक्सर अच्छे ख्याल ही बेहुदा होते हैं। कैसे? जिस पर हम मुकदमा ना चलाना चाहते हैं वो यहाँ आएगा कैसे? अपनी सफाई कैसे देगा? लेकिन हमें उसकी सफाई की जरूरत ही क्या है? अरे उसे भी तो इंसाफ मांगने का हक है ना। हाँ, उसे इंसाफ मिलेगा। कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सुनो दोस्त, हम अगर उस पर एक मुकदमा चलाएं और उसमें वो दोषी सिद्ध हो जाए वो तो तुम्हें निश्चय हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अगर वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ तो? वो दोषी है। अभी से कैसे कह सकते हैं? हाँ, दोषी सिद्ध होने पर। ठीक, लेकिन देखो, हमने तुम्हारा कहा माना, अब तुम्हें भी हमारा कहा मानना होगा। बोलो। तुम्हें उसका प्रतिनिधि बनना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, आखिर उसकी तरफ से भी किसी को कुछ बोलना होगा ना, वरना इंसाफ कैसे होगा? हम तुम्हें मुल्जिम के तौर पे कटघरे में खड़ा करेंगे और एक एक करके तुम पे इल्जाम लगाएंगे और तुम्हें उसके प्रतिनिधि के रूप में सफाई में बोलने का मौका देंगे। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? ये मुझ में इतना सामर्थ्य कहा? मैं उसका प्रतिनिधि कैसे बन सकता हूँ? मैं अनुभवहीन हूँ और उसके बारे में खास जानता भी नहीं हूँ। यही तुम चाहते हैं? अरे बैठो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम उसके बारे में उतना जानते हो जितना तुम्हें मालूम होना चाहिए और उससे ज्यादा उसके बारे में खास जानने को कुछ है भी नहीं। नहीं? हाँ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो अपने जीवन भर 2-4 सिद्धांतों की लीक पीटता रहा है? उसने समय समय पर उन सिद्धांतों के बारे में जो कुछ कहा है, क्या तुमने इतना सा भी पढ़ा सुना नहीं है? हाँ, लेकिन तो उसकी सफाई में बोलने के लिए उतना काफी नहीं है? नहीं। क्यों? मुझे डर लग रहा है। डर ही लग रहा है तो फिर छोड़ो। और फिर से मत
कहना कि हमने तुम्हारे कहने पर अपने निर्णय पर विचार नहीं करना चाहा। फिर तुम्हारे कहने पर ही हम दोबारा विचार करने जा रहे थे। अरे आओ चलो यार। जरा ठहरो, मुझे मंजूर है, लेकिन एक चेतावनी दे देता हूं। क्या? अगर मैं उसका प्रतिनिधि बना तो फिर मैं अपनेपन और अपनी दोस्ती का कोई ख्याल नहीं रखूंगा। हाँ ठीक है। मैं पूरे ईमानदारी से उसका प्रतिनिधि बनने की कोशिश करूंगा। एक मिनट, मुझे लगता है कि इस खेल को हमें बस यही खत्म कर देना चाहिए। अरे परवाह मत करो, इसको पूरी ईमानदारी से उसका प्रतिनिधित्व करने दो, तभी तो इसको हमारे विरोध में साफ दिखाई देगा। वहां क्या जा रहे हो? मैं एक नजर उसकी किताबें देख लेना चाहता हूँ। इसे किताबें देखने दे। हाँ उसमें कोई हक नहीं है। और उसमें तो अरे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने तुमने ना पढ़ रखा हो। सुनो दोस्त, अगर तुम चाहो तो इन किताबों को त्याग भी सकते हो। जी धन्यवाद। अब हम नहीं रहे। मतलब ये कि आपका चेहरा मोहरा एक जज की तरह है, तो आप बन जाइए एक जज। ठीक है। और तुम एक सरकारी वकील। और तुम? मैं बाकी भूमिका ही निभा लूंगा। ठीक है? ठीक। चलो फिर सामान लगाओ। देता हूं कि यह मुकदमा काफी पुराने समय का है, इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ शब्दों के अर्थ समझ में ना आए, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए उन शब्दों को पहले ही लगा दिया है। मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए ना आपने? नहीं? अरे भाई कर लीजिए और ध्यान से इस मुकदमे को सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ेगी कानून के पहिए अपने आप घूमने लगेंगे। मुल्जिम हाजिर है? जी हाँ ऑनर, मुल्जिम हाजिर है। जानते हो अभियुक्त, तुम्हें इस अदालत के सामने क्यों लाया गया है? तुम पर सत्य, अहिंसा, सांप्रदायिक एकता के प्रचार और उससे होने वाली सर्वनाश का अभियोग लगाया गया है। अपना अपराध स्वीकार करते हो? जी नहीं। देखो मुल्जिम, हालांकि तुमने इस देश को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी उम्र पर तरस आता है। इसलिए अगर तुम अब भी चाहो तो तब करने के लिए हिमालय जा सकते हो, तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। मेरा हिमालय तो यही। हाँ, लेकिन आप सब अगर हिमालय चले तो मैं आपकी सेवा करने के लिए पीछे पीछे चल सकता हूँ। मुल्जिम, क्या अदालत तुम्हारे लिए वकील सफाई का इंतजाम कर दे? शुद्ध हृदय को किसी वकील की जरूरत नहीं, क्योंकि झूठे अभियोग अपने खोखलेपन के कारण कभी सिद्ध ही नहीं होते। अपना अपना दृष्टिकोण है। खैर, पुराने वकील होने की हैसियत से अदालत तुम्हें अपनी पैरवी करने का भी हक देती है, क्योंकि हम बाद में ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। थैंक यू माय लॉर्ड। मेंशन नॉट। लॉर्ड, इससे पहले भी समय समय पर लोग मुझ पे दोष लगाते रहे, लेकिन तब मैंने उनकी उपेक्षा करना ही उचित समझा, क्योंकि मेरा मानना है कि झूठ का जवाब ना देना ही अच्छा है। लेकिन आज उन्हीं सिद्धांतों को मेरे विरुद्ध अभियोग माना गया है, जो जीवन में मेरे आधार रहे। इसलिए मैं इस विशेष सुविधा का लाभ उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। सरकारी वकील साहब के पास अभियोगों की पूरी सूची है? जी और तो फिर मुकदमा शुरू कीजिए। चलिए। योर ऑनर, इस मुकदमे की कार्रवाई को शुरू करने से पहले मैं इतिहासकार महोदय को बुलाना चाहूंगा। वो मेरे पहले और आखिरी गवाह। इजाजत है। इतिहासकार महोदय, जी हाँ। आगे आने की कृपा करेंगे? जी। योर ऑनर, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो आप इतिहासकार हैं? जी हाँ। क्या आपके इतिहास प्रकाशित हो चुके हैं? जी। आपकी नई पुस्तक का नाम क्या है? स्वतंत्रता का इतिहास।
देखिए, ये प्रश्न मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि अदालत के सामने आपकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो पाए। जी मैं समझता हूँ। क्या आप अभियुक्त को जानते हैं? हाँ, कब से? जन्म से। जन्म से? अरे आपके जन्म से या इसके? मेरे कहने का मतलब है इनके ही जन्म से। कैसे? योर ऑनर, इतिहासकार होने के नाते मैं इनकी हर गतिविधि का, मेरे कहने का मतलब है जन्म से लेकर अब तक की हर गतिविधि का अध्ययन करता रहा हूँ। ऐसा क्यों? कोई माने या ना माने, लेकिन आपका यह अभियुक्त पिछले 30-35 वर्षों से इस देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक प्रमुख व्यक्ति रहा है। इसने समय समय पर जनता को जागृत किया, राजनीतिक घटनाओं का रूप एवं मार्ग निर्धारित किया। आज हमारा देश जिस भी स्थिति में है उसके यश और अपयश के यही एक भागीदार है। हम ये मानते हैं। जरा संक्षेप में इसके जीवन के बारे में बताइए। जी, सन 1893 में एक मुस्लिम कंपनी का दाम स्वीकार करके ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां इन्होंने अपने देशवासियों के प्रति दिखाई जाने वाली उपेक्षा का अध्ययन किया। ये स्वयं भी कई बार उपेक्षित और अपमानित हुए, किंतु इन्होंने बदले की भावना को मन में पनपने नहीं दिया। और 13 साल बाद भारतीय प्रवाह संबंधी कानून के विरोध में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया और फिर तो ये सत्याग्रह के आरोप में बहुत बार गिरफ्तार हुए। योर ऑनर, इस बात से यहाँ कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि दक्षिण अफ्रीका में अपने देशवासियों के साहसिक नेतृत्व के कारण इसका बहुत नाम हुआ। इसके साहसिक जीवन, निस्वार्थ कर्म और प्रेम की वजह से इसने विदेश भर में देश का स्तर ऊंचा किया है। इसके जीवन का बस एक यही अध्याय है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। क्या है ये? सॉरी मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, लेकिन जैसा कि मेरे काबिल दोस्त और सरकारी वकील ने मेरे मुवक्किल की शान में अभी अभी जो कसीदा पढ़ा है उसे सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आने लग गए। इनके लिए मेरे दिल में दुगनी इज्जत हो गई है। इन्होंने साबित किया कि ये किसी किस्म के पक्षपात से काम न लेकर यदा कदा मेरे मुवक्किल के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं अपने काबिल दोस्त से एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। मान लीजिए अदालत यहाँ ना होकर दक्षिण अफ्रीका में हो रही होती तो? अब हम ये कैसे मान ले भाई कि हमारे सर पर सींग उगे हुए हैं? चलिए मान लिया ये अदालत दक्षिण अफ्रीका में होती तो? और आप हमारे देसी भाई ना होकर वहां की गोरी सरकार के कोई काहिंदे होते तो भी अभियुक्त की इतनी तारीफ करते। नहीं ना? आखिर वकील सफाई इस असंगत प्रश्न से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा मुवक्किल हिंदू होने से पहले एक भारतीय है और भारतीय होने से पहले एक मनुष्य। ये सारी मानव जाति से प्रेम करता है और हर प्रकार के अत्याचार और अन्याय का विरोध करता है। अदालत का ख्याल है कि आप बचाव पक्ष के वकील हैं। जी, आपकी नियुक्ति कब हुई? अभी कुछ देर पहले। इतनी जल्दी मुकदमे की तैयारी कर ली? वो क्या है ना, मैं और मेरा मुवक्किल हमेशा साथ रहे हैं, इसलिए मैं इसके हर विचार से अवगत हूँ। तो आपने ये मुकदमा स्वेच्छा से लिया है? जी। अदालत अभियुक्त से भी ये जानना चाहती है कि क्या वो अपनी वकील की सफाई से सहमत है। अगर नहीं तो अदालत दूसरे वकील का इंतजाम कर सकती है। जी, मैं संतुष्ट हूँ। सरकारी वकील साहब, गवाह का बयान जारी रखिए। जी। तो जब ये स्वदेश लौटे तो फिर क्या हुआ? योर ऑनर, ये उन दिनों राजनीतिज्ञ ना होकर एक समाज सुधारक थे। जैसे जैसे समय बीतता गया इनके कामों को देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि इनके तत्व ज्ञान का अभिप्राय क्या है, क्योंकि इन्होंने अपने तमाम भाषणों और लेखों में उन क्रांतिकारियों को बुरा भला कहा जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में लगे हुए थे। जरा संक्षेप में बताइए ना, इन्होंने कहां पर क्या क्या कहा? योर ऑनर, इन्होंने सबसे पहले उन्हें अराजक कहा। अराजक? योर ऑनर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। ये वही शब्द है जो विदेशी शासक हमारे क्रांतिकारियों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जी, और क्या कहा? विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए इन्होंने कहा कि देश में अराजक दल बनने का कारण उतावलेपन का नशा है। अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे साफ साफ कह दूं कि भाइयों, आपकी अराजकता के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। अदालत गवाह के बयान पर ध्यान दे। जी। इसके बाद इन्होंने कहा कि क्या किसी की जान लेना कोई अच्छा काम है? इसके परिणाम स्वरूप जो मृत्यु दंड मिलता है, क्या उसे किसी भी तरीके से गौरवपूर्ण माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ भी ऐसी हत्या की निंदा करते हैं।
देवियों और सज्जनों, सुना आपने? जिन क्रांतिकारियों के कारण विदेशी शासक और उनके पिंडों के पांव उखड़ गए, उन्हें अभियुक्त ने सामान्य हत्यारा कहा है। जी, और क्या कहा? इसके बाद इन्होंने कहा कि गुप्त रूप से बम फेंकने वाला षड्यंत्र करता है और बाहर निकलने से डरता है और फिर पकड़े जाने के भय से अपने दिव्य भ्रमित उत्साह का दंड भोगता है। दिव्य भ्रमित उत्साह। अदालत गवाह के हर शब्द पर ध्यान दे। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम अत्याचारी शासकों को बमों का निशाना ना बनाए तो सभा के आयोजकों ने इन्हें चुप हो जाने को कहा और इन्हें अपना भाषण वहीं पर समाप्त कर देना पड़ा। योर ऑनर, ऐसी बातें सुनी भी कैसे जा सकती हैं? हमारे देशवासियों को पता है कि क्रांतिकारियों ने कार्य उस समय किया जब इसका कोई नाम लेवा ही नहीं था। जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा थे वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। वो सारे पढ़े लिखे और ऊंचे समाज से संबंध रखते थे। अरे वो चाहते तो जिंदगी भर अपना ऐश्वर्य भोग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। योर ऑनर, वो सच्चे देशभक्त थे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये देखकर जनता भी अपने क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता से भर उठी। इसलिए इन्होंने हिंसा की जितनी निंदा की थी वो उतनी ही सर्वप्रिय होती चली गई। यहाँ तक इन्हें खुद सन 31 में राष्ट्रीय संगठन के मंच से उन क्रांतिकारियों की प्रशंसा करनी पड़ी। इतिहासकार होने के नाते आपका क्रांतिकारियों पर क्या मत है? योर ऑनर, उनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल उनके प्रयत्नों से मिली है, वो इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरे गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी। तो क्या आप बता सकते हैं मेरे मुंह वकील ने अराजक शब्द किस अर्थ में इस्तेमाल किया था? अराजक के ही अर्थ में। अराजक का अर्थ देशद्रोही होता है। बिल्कुल। तो क्या इसी अर्थ में मेरे मुंह वकील ने अपने आप को अराजक नहीं कहा? अभियुक्त ने अपने आप को भी अराजक कहा? जी हाँ माय लॉर्ड, लेकिन मार काट और तोड़फोड़ करने वाले के रूप में नहीं। तो फिर वो क्या है ना, उस समय मेरा मुंह वकील भी विदेशी शासन के विरुद्ध प्रचार कर रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब विदेशी शासन के विरुद्ध प्रचार करने वाले हर व्यक्ति को अराजक माना? जी हाँ। आगे बढ़िए। हाँ, तो अभी शुरू में जिस सभा का आपने हवाला दिया है, क्या उसी सभा में मेरे मुंह वकील ने अराजकों के स्वदेश प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा? याद नहीं पड़ता है। कमाल है। अरे आप इतिहासकार है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, आपको ऐसे तथ्य नहीं भूलने चाहिए। अब क्या कर सकते हैं जनाब, याददाश्त भी तो ठहरी। चलिए मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ। हाँ, तो क्या इसने ये नहीं कहा कि मैं अराजकों के स्वदेश प्रेम का कायल हूँ? मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ जो हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अराजकता के विचार हमारे शास्त्रों के खिलाफ हैं और इस देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्या इसने समय समय पर क्रांतिकारियों की वीरता की प्रभावना नहीं की? हाँ, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि उनका उतावलापन गलत दिशा में है। हालांकि इसने ये जरूर कहा कि क्रांतिकारी। एक मिनट। ये अराजक शब्द की जगह क्रांतिकारी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं या मेरे मुंह वकील ने किया था? जी, अभियुक्त ने किया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अदालत को एतराज की कोई वजह नजर नहीं आती। बैठिए आप। जारी रखिए। जी धन्यवाद। आगे बताइए। इसके बाद इन्होंने कहा कि उनका देश प्रेम अंधा है और उन्होंने गलत तरीके से अपने प्राणों की आहुति दी है और इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। क्या इसने क्रांतिकारियों के देश प्रेम और त्याग की प्रशंसा नहीं की? क्या इसने ये नहीं कहा कि कुछ व्यक्तियों में आत्म बलिदान और वीरता पराकाष्ठा पर थी? क्या इसने ये नहीं कहा कि ऐसे व्यक्तियों से हम बहादुरी से मरना सीख सकते हैं? क्या इसने ये नहीं कहा कि अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी हमारा ध्येय एक है? हाँ, लेकिन दबाव में आकर। किसके? जनता के और अपने कुछ अनुयायियों के। जो व्यक्ति सत्य को परमेश्वर मानता हो, सत्य को लाखों लोगों के जीवन से बांधा मानता हो, लोगों की आलोचनाओं की परवाह किए बगैर अपनी भीतर की आवाज, सत्य की आवाज के अनुसार चलता हो, निहत्था इतने बड़े साम्राज्य से लोहा लेने की हिम्मत रखता हो, वो दूसरों के दबाव में आकर झूठी प्रशंसा करेगा। हंसी आती है ना? चलिए मान लिया कि अभियुक्त ने देश की आजादी के लिए फांसी को गले लगाने वालों की सचमुच में सराहना की होगी, लेकिन इससे वो किया विरोध मिथ्या तो नहीं हो जाता। इस संबंध में वकील सफाई के क्या विचार है?
मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि मेरे मुंह वकील ने उनका विरोध क्यों किया। ये देश में से हिंसा और संदेह का वातावरण दूर करना चाहता था। इसका सिद्धांत था कि अगर स्वराज प्राप्त करना है तो हमें आपसी प्रेम और विश्वास के सहारे उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। शासक और शासित के बीच में प्रेम और विश्वास की कल्पना नहीं की जा सकती। क्रांतिकारियों की यही नीति थी और वो हर रूप से सही थी। पराधीन राष्ट्र को विदेशी विजेता के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए था। युद्ध, हथियारों से युद्ध। तो क्या क्रांतिकारियों के पास विदेशी शासकों से लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार थे? नहीं थे, पर वो उसे पाने की कोशिश तो कर रहे थे और असफल हो रहे थे। हाँ, खींचतान के कुछ भी कह सकते हो। तो ऐसे में जो हथियार सबके पास था, जन्नत का हथियार, सिर्फ ना कहने का हथियार, क्या उसका प्रयोग ज्यादा उचित नहीं था? इसलिए माय लॉर्ड, मेरा मुंह वकील अहिंसा के इस प्रयोग में सारे देशवासियों का साथ चाहता था, क्योंकि यह क्रांतिकारियों की वीरता से भी बड़ी वीरता थी, अहिंसा की वीरता। किसी को कष्ट पहुंचाए या पहुंचाए जाने के विचार के बिना हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने की वीरता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता? हो जाता नहीं मेरे दोस्त, यही हुआ। मेरे मुंह वकील ने अपने व्यवहार से यही तो सिद्ध किया। उसने अत्याचार का विरोध किया, अत्याचारी का नहीं। मतभेद होने पर भी उसने विदेशी शासकों से आपसी प्रेम भाव बनाए रखा, और तो और ये तक कहा कि देश से विदेशी शासकों को निकालने का लक्ष्य जरूरी नहीं, वे भी अन्य अल्पसंख्यक जातियों की तरह इस देश में रह सकते हैं और देश के वासी बनकर देश सेवा में योग दे सकते हैं। मैं तुमसे कहा था कि इसे किताबें मत देखने दो। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन उन किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं था तो अब कहां से आ गया? इसने अपने आप ही सब कुछ कर लिया है। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है। हो सकता है तो छोड़ो और बताओ कि अब मैं क्या करूं? तुम तो अभी से परेशान हो गए। मुकदमे इतनी आसानी से खत्म नहीं होते मेरे दोस्त, कुछ तो सालों चलते हैं। तो मैं क्या जिंदगी भर बैठकर इससे सवाल जवाब करता रहूंगा? नहीं बंदी नहीं, लेकिन अभी बहुत समय है। ठंडे दिमाग से मुकदमा लड़ो। ये लो। मैं यूं ही तुम्हारी बातों में आ गया। अदालत फिर से शुरू होती है। योर ऑनर, विदेशी शासक शक्तिशाली थे, इसीलिए उनसे इन्होंने स्नेह किया। लेकिन जब भी ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था, इसने मतभेद रखने वालों को जड़ से मिटाने की कोशिश की है। सबूत? इतिहासकार महोदय, अदालत को बताइए कि महान देशभक्त के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर इन्होंने क्या कहा था? योर ऑनर, जब 31 जनवरी 1939 में वे दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, तो इन्होंने कहा कि उनकी जीत ही मेरी हार है। अभियुक्त, तुमने उनकी विजय पर दुख प्रकट किया था? जी हाँ, मैंने अक्सर उनका विरोध किया। मैंने उन्हें 2 बार अध्यक्ष बनने से भी रोका, लेकिन दूसरी बार जब वो विजयी हो गए तो मुझे विश्वास हो गया कि संगठन के प्रतिनिधि उन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते जिनका मैं कट्टर समर्थक हूँ। और उन्हें देखिए योर ऑनर, उनका हृदय कितना विशाल है। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि चुनाव के परिणाम को अपने हार के रूप में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है इस व्यक्ति का विश्वास हासिल करना, और यदि वो इस महान व्यक्ति का विश्वास हासिल नहीं कर सकते तो बाकी सबका विश्वास पा जाना उनके लिए दुखदायी होगा। लेकिन जहां मैंने अपने उम्मीदवार की हार को अपनी हार माना, वहीं मैं उनकी जीत से खुश भी था। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए, मतभेद होने पर भी मेरा इतना तो मानना था कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बहुत से कष्ट और दुख उठाए, और तो और मैं ये भी कहता हूँ कि वो देशभक्तों से भी बड़े देशभक्त हैं। तुम्हारे और उनके बीच किन किन बातों पर मतभेद थे? मैं उनके घोषणा पत्र में दिए गए तथ्यों से सहमत नहीं था। और ये तथ्य क्या थे? उनका विदेशी सरकार को अल्टीमेटम भेजने का इरादा था, जबकि मेरा मानना था कि इस प्रकार की अंतिम चेतावनी देने का अभी समय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि देश में हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों पर हमारा कोई अंकुश नहीं था, इसलिए अहिंसा का आंदोलन चलाना असंभव था। वे इस बात को नहीं मानते थे, इसलिए मैं उनके कार्यक्रम से असहमत था। लेकिन दूसरे लोगों के साथ भी तो तुम्हारे इसी तरह के मतभेद थे। बहुत से लोग अल्टीमेटम के पक्ष में थे। तो फिर तुमने बहुमत का आदर क्यों नहीं किया? बहुमत व्यक्ति के विचार का दमन नहीं करता, बल्कि कभी कभी व्यक्ति का विचार बहुमत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और किन किन पक्ष पर मतभेद थे? देखिए, मैं हृदय परिवर्तन पर विश्वास करता हूँ और वो नहीं करते। अब ऐसे में 2 ही रास्ते हैं, या तो वो मेरे विचारों पर चलने लगे या मैं उनके विचारों से सहमत हो जाऊँ। ये दोनों ही नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उन्हें सहयोग नहीं दिया और कहा कि अच्छा हो अगर वो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दें। ये तुम्हारी ज्यादती नहीं थी? जी नहीं,
मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बीच अगर मेरे विचार उनके से हो गए तो मैं उनका नेतृत्व खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। तुमने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे? देखिए, वो आगे बढ़ने की अधीरता में अक्सर ये भूल जाते थे कि मुझ जैसे सुधारवादी नरम मनोवृत्ति वाले लोग भी उनके साथ देशभक्ति में होड़ लगा सकते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी मैंने उन्हें खुला निमंत्रण दिया कि वो शांत युद्ध में आकर अपना जौहर दिखाए, क्योंकि मुझे तो इसी आशा पर जीना था कि हम बिना मारकाट के अपना समान ध्येय प्राप्त कर लें। योर ऑनर, वो सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने सबके हृदय में देशभक्ति की सच्ची ज्वाला जलाई थी और जहां पर भी हिंसा का प्रयोग किया जा सकता था उसका निसंकोच प्रयोग किया है। जी हाँ योर ऑनर, ये देखकर जनता भी अपने प्रिय नेता के प्रति कृतज्ञता से भर उठी और इनको भी उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभियुक्त, अदालत तुमसे फिर सवाल करना चाहती है कि उनसे असहमत होने पर भी तुमने उनकी प्रशंसा क्यों करी? वे देश के शत्रु नहीं थे। मुझे उनके अनुयायी से पता चला कि उनका प्रभाव उनमें जादू सा है और तो और उनके दिलों में सांप्रदायिक भाव भी अंकुरित नहीं है, इसलिए मैं उनके गुणों की प्रशंसा करता हूँ। बस फर्क यह है कि वो हिंसा के पुजारी है और मैं अहिंसा का। अहिंसा, 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 इसी सिद्धांत की वजह से इस देश का पतन हो गया है। देखिए, आपके इस विश्वास का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। दरअसल हमारी आंतरिक मतभेदों ने हमें एक दूसरे से अलग कर रखा है और देश प्रेम की जगह स्वार्थ ज्यादा प्रबल रहा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी कमजोरी का कारण हमारा निजी स्वार्थ था? जी हाँ, क्योंकि अहिंसा का युद्ध तो तलवार की धार के समान पहना है। हृदय की शान पे इसकी धार तेज की जाती है। मतलब आमने सामने की लड़ाई में कोई वीरता नहीं होती है, इसलिए हम वीरों की पूजा करते हैं। पर एक अहिंसा का सैनिक उससे भी बड़ा वीर होता है, क्योंकि वो स्वेच्छा से शुद्ध बलिदान करता है। सिद्धांतों की सार्थकता उसे व्यवहार में लाने से होती है और तुम तो खुद के सिद्धांतों को तोड़ने के अपराधी रहे हो। योर ऑनर, इस अपने सिद्धांत की वजह से इस देश की आजादी को 7-8 वर्ष आगे धकेल दिया। इतिहासकार महोदय, अदालत को 1939-40 के किस्से के बारे में तो बताइए। जी, बहुत दिन पहले की बात है। एक विदेशी पत्रकार ने जब इनसे पूछा नहीं, अदालत सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेगी। योर ऑनर, अभियुक्त इसकी पुष्टि कर सकता है। ठीक है फिर। जी, जब एक विदेशी पत्रकार ने इनसे पूछा कि जब 1940 में विदेशी सत्ताधारियों के हाथ पांव फूले हुए थे तो इन्होंने अपना आंदोलन क्यों रोका और इस तरह अपनी देश की आजादी का एक सुनहरा मौका भी खो दिया, तो इसमें इन्होंने क्या कहा? इस पे इसने हंसकर कहा कि इस तरह के सुनहरे मौके खोने की शक्ति अभी मुझ में बहुत है। अगर हिंसा और पाप द्वारा आदि स्वराज मिल रहा हो और अहिंसा और सत्य द्वारा सुभराज पाने में हमें 100 वर्ष ठहरना पड़े तो मैं 100 वर्ष ठहरना पसंद करूंगा और अपने देशवासियों को भी ऐसी प्रतीक्षा करने की ही सलाह दूंगा। अभियुक्त, क्या तुम इस कथन की पुष्टि करते हो? जी। मुल्जिम, तुम अपने देश की 100 साल लंबी गुलामी और बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो सिर्फ इसलिए कि आजादी पाने का जरिया क्या है? जी हाँ, क्योंकि मेरे लिए इस बात का महत्व है कि जो हम पाए वो पवित्र हो, सत्य हो और पवित्र साधनों से ही मिले। असत्य द्वारा प्राप्त की हुई चीज दूसरों के लिए कितना भी बड़ा सत्य क्यों ना हो, मेरे लिए तो मेरा असत्य ही है। झूठ! जब इसने अपने देश के मजदूरों को विदेशी शासक के साथ साथ अपने पूंजीपतियों से बंधन तोड़ते देखा तो इसने फौरन आंदोलन को हिंसात्मक बताते हुए स्थगित कर दिया। अहिंसा मेरे लिए एक सिद्धांत ही नहीं, ये अनुभव पर आधारित एक तथ्य है और ये तथ्य ही मेरे लिए अंतिम सत्य है। जानते हो अभियुक्त, तुम्हारे राजनीतिक नेतृत्व की सबसे बड़ी असफलता ये रही कि तुम काम करने के लिए उपयोगी परिस्थितियां कभी पैदा ही नहीं कर पाए। जी हाँ, क्योंकि मैं झूठ की नींव पे सत्य का महल खड़ा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी असफलता को सफलता से ज्यादा अनमोल माना। योर ऑनर, ये हर धर्मी है, इसकी नीतियों में स्थिरता नाम भर की भी नहीं है। अगर अदालत इजाजत दे तो मैं इससे अकेले में बात करना चाहूंगा। नहीं, सरकारी वकील का मुल्जिम से अकेले में बात करना नियम विरुद्ध है भाई। योर ऑनर, ये पूरा मुकदमा ही नियम विरुद्ध है। एक का नियम और टूटने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? कि हम विरोधी भूमिका निभा रहे हैं। देखो, मैं इस खेल से बिल्कुल उब चुका हूँ। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखो,
देखो मैं तुम्हारे बिना मारा जा रहा हूँ। क्या तुम अपना तर्क छोड़ते हो? अच्छा, तो तुम ये सोचते हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा? ये तो फैसले पर निर्भर करता है। और फैसला कौन करेगा? फैसला करने वाला फैसला करेगा। और फैसला ना हो तो? मैं पूरी शक्ति से तुम्हारा विरोध करूंगा। तुम नन्ही सी जान मेरा क्या बिगाड़ लोगे? इसकी तरह ना तो बोल ही सकता हूँ। पाखंडी, सचमुच में खुद को वो समझने लगा है? नहीं, तो सच बताऊं, अरे सच के सिवा तो तुम्हें कुछ और बोलना भी नहीं चाहिए। अभी कुछ देर पहले जब तुमने मुझे उसका प्रतिनिधि बनाया तब मैं परछाई मात्र था। फिर सहसा एक आत्मा की सम्मान की रक्षा का बोझ मुझ पर डाल दिया। आत्मा नहीं, व्यक्ति का। हाँ, आत्मा युक्त व्यक्ति। फिर सहसा उसका सम्मान मेरा अपना हो गया। देखो मैं इतनी कूट भाषा नहीं समझता हूँ। सीधे सीधे बताओ, उसे दोषी से धोने दोगे या नहीं? मैं भरसक सत्य की रक्षा करूंगा। ठीक, शौक से सत्य की रक्षा करो। मुझे कभी अपना माना ही नहीं, और आज वो तुम्हारा अपना हो गया। उसका सम्मान मेरा हो गया। उसके सम्मान की रक्षा करनी है, बहुत दर्द होता है। दूर रह, वहीं बैठ। उसके सम्मान की रक्षा करनी है तो करो। मैं भी तुम्हारे बिना जीना सीख ही लूंगा। अदालत फिर से शुरू होती है। योर ऑनर, इसने अपने सिद्धांतों पर ऐसे ऐसे नारे लगवाए जिसका बड़ा भयंकर परिणाम निकला। उसमें से ही एक नारा था सांप्रदायिक एकता। इस नारे से जुड़े विनाश का इतिहास बहुत बड़ा है, इसके बारे में मेरा गवाह बताएगा। लेकिन संक्षेप में। आप निश्चित रहिए। 1915 में जब ये स्वदेश लौटे तो इन्होंने देखा कि विदेशी सत्ताधारी यहाँ फूट डाल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, जब तक सब लोग इस देश को अपना नहीं समझने लगेंगे, तब तक विदेशी सत्ताधारियों को यहाँ से निकाल पाने का लक्ष्य बहुत ही कठिन है। लेकिन ये तो गलत नहीं था। योर ऑनर, इसने धार्मिक आंदोलन को ऐसे ऐसे राजनीतिक आंदोलन के साथ जोड़ा है जिसका विनाश इस देश के लिए बहुत महंगा पड़ा है। ये तो मैं दक्षिण अफ्रीका में ही समझ गया था कि हिंदू और मुसलमान में एकता और मित्रता नहीं है। इसलिए स्वराज पाने के लिए मैंने कहा कि जिस तरह से हम एक दूसरे के मामलों में सर नहीं फोड़ते, वैसे ही धर्म के मामलों में एकता होनी चाहिए। तुम एकता के लिए इतने अधीर क्यों थे? क्योंकि मैं स्वराज के लिए अधीर था। परंतु स्वराज तो सांप्रदायिकता के बावजूद मिला। खंडित स्वराज। अदालत अब तक के मुकदमे पर सोच विचार करने के लिए उठती है। अरे इधर आओ यार, बीड़ी पिलाओ यार। क्या हुआ? इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे मुझसे मत कहो, मैं तो अच्छा भला जा ही रहा था। सारी आग इसकी लगाई गई है। कभी कभी मुकदमों में प्रतिद्वंदी की जीत होते हुए दिखाई देती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा भरोसा इस मुकदमे से बिल्कुल उठ चुका है। अब जल्दी से कुछ और सोचो। मेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम ही सोचो। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसको कुछ दे दिया जाए? क्या देखो? रुपया पैसा, जमीन जायदाद, जवान लड़कियां। ये मत भूलो कि तुम्हारा साथी एक रसिक है। तुम्हारी अकल क्या घास से दी गई है? तो क्या डराया धमकाया जाए इसको? किस बात पे? इस बात पर कि अगर इसने सीधे सीधे हार नहीं मानी तो हम इसका नाम ले देंगे। क्या नाम ले? अरे कुछ भी। हम कहेंगे कि हमने जो कुछ भी किया वो सब इसके उकसावे पर आकर किया, बस। तुम्हें लगता है इस बात से मैं डर जाऊंगा? अगर मैं कायर होता तो तुम्हें रोकता ही क्यों? अगर इस परवीज ने हार नहीं मानी तो इसे अपनी छोटी सी भूमिका उत्साह से निभाने की सजा अपना लहू देकर चुकानी होगी। अगर ऐसा है ना तो खुद जाकर उसका गला घोटो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल भी मारने मरने का जोखिम उठाना ठीक नहीं है। अरे समझा बुझा दो यार। किस बात पे? कुछ तुम छोड़ो, कुछ ये छोड़ेगा। क्या छोड़ू? क्या मैं ये मान लूं कि जो मैं करना चाहता हूं वो गलत है? अरे तुम ही बताओ, क्या वो गलत है? नहीं, लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। नाटक बंद करने का समय आ गया है। मैं जा रहा हूं। तो क्या तुमने मान लिया? क्या? यही कि तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे मुकदमे में कोई दम ही नहीं है। अरे ये हम किस तिलिस्म में फंस गए हैं भाई? अनजाने में हम एक तिलिस्म में फंस ही गए हैं।
तुमने हमें तिलिस्म में बांधा है ना, तुम्हें इसे तोड़ना होगा। मैं बहुत देर से इसी कोशिश में हूँ। मैं बहुत देर से इसी कोशिश में हूँ कि कोई कमजोर जगह हाथ लग जाए। लेकिन वो जगह मिलेगी कब? यार लग जाएगी, थोड़ा रुको। तो तब तक इसे काम चलाओ। जाओ। घबराओ मत बंधु, तुम्हारे अभियोगों की सूची अभी खत्म नहीं हुई है। जरा आराम से जाओ। योर ऑनर, अगर इसे अखंड स्वराज की इतनी पड़ी होती तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। जैसे 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 ये अपने सांप्रदायिक प्रयत्नों में असफल होता रहा, वैसे वैसे ये मुसलमानों के लिए और दान करता चला गया। एक हारे हुए जुआरी की तरह दाव पर दाव लगाता चला गया। अपने देश और धन भाइयों के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए मुस्लिम नेता की सारी मांगों को मानता चला गया। मुल्जिम, क्या ये सच है? जब तक छोटे सांप्रदायों के मन में बड़े सांप्रदायों को लेकर शंका है, तब तक बड़े सांप्रदायों को चाहिए कि वो छोटे सांप्रदायों को जमानत दे। जमानत देने के माने? जिन शर्तों को मान लेने से उनका भय खत्म हो जाता हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे से ज्यादा शर्तों को स्वीकार करने के बावजूद वो तुमसे दूर होते चले गए। यहाँ तक कि सन 29 के बाद तो उन्होंने इससे किसी भी तरह का सरोकार रखने से इनकार कर दिया। मैंने अपने मुसलमान भाइयों को समझाने में पूरी कसर लगा दी, पर एक मनुष्य की क्षमता की सीमा होती है। जब मनुष्य अहंकार कर लेता है कि वो सारा बोझ खुद उठा लेगा, तो ईश्वर उसके अहंकार को मिट्टी में मिला देता है। तो अंतिम वाइसरॉय से किए गए तुम्हारे समझौते भी तो ठीक नहीं थे। उससे तो केवल राजाओं, महाराजाओं और पूंजीपतियों को ही शक्ति मिलती थी। देखिए, मेरी किसी भी गतिविधि से ना किसी को नुकसान पहुंचा है और ना ही कभी पहुंचेगा। मेरा स्वराज उन गरीब और किसानों के लिए ही है जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ठीक है, तुम बोल रहे हो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उनके लिए तुम्हारा ये स्वराज है। तो इसके सिद्धांतों से हुजूर आला ना तो गरीब पूछते और ना ही अमीर। इसके प्रमाण मैं दे सकता हूँ। तो मेरे काबिल दोस्त, जब ना गरीब खुश थे ना अमीर खुश थे, तो ये बताओ मेरे मुंह वकील का इतना व्यापक प्रभाव कैसे पड़ा? नहीं, ये तो आप ही बताइए हुजूर। हमें तो चारों ओर कुप्रभाव ही दिखाई पड़ता है। चलिए मैं ही बताता हूँ। धर्म, जाति, समुदाय इसलिए इससे असंतुष्ट है क्योंकि ये किसी के भी स्वार्थ का साधन नहीं बनना चाहता था। और अगर ये ऐसा बनता है तो ये सारे देशवासियों के हितों का बलिदान करता है। मुल्जिम, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हाँ, अगर मैं एक सच्चा हिंदू हूँ, जैसा कि मुझे विश्वास है मैं हूँ, उतना ही सच्चा मैं एक मुसलमान हूँ, एक सिख हूँ, ईसाई हूँ। जब तक कोई आदमी स्वयं से दुश्मनी ना कर ले, तब तक वो दूसरों को दुश्मन नहीं समझ सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? मिलॉर्ड, 17 वर्ष की आयु में मैंने समझा कि ये सारी मानव जात, चाहे वो किसी भी राष्ट्र, रंग या देश की क्यों ना हो, वो एक है। ये सभी मेरे भाई बंधु हैं। अगर मैं किसी हिंदू या मुसलमान को अपना भाई कहता हूँ तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसे खुश करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भी इस धरती माँ की एक संतान है। अगर मेरा कोई भाई मुझसे घृणा करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा भाई नहीं रहा। वो चाहे कुछ भी करे कहे, मुझे तो उनका प्रेम जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इधर तुम अपने भाइयों का प्रेम जीतते रहे। अरे तुमने दंगे फसाद रोकने के लिए फौज को हस्तक्षेप करने क्यों नहीं दिया? फौज एकता स्थापित नहीं कर सकती। फिर से वही एकता का रोना। अरे मार काट बंद हो जाती तो एकता होती रहती। तो इसका मतलब ये होता कि सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए हमें हमेशा विदेशी फौज और बंदूकों की जरूरत रहेगी। इसका मतलब ये भी होता कि विदेशी फौज का अधिकार तब तक रहेगा जब तक दोनों जातियों को होश ना आ जाए। अच्छा, तो फौज की अनुपस्थिति में तुमने क्या उपाय सोचा? जब मैं वकील था, मैं दोनों पक्षों में समझौता कराने की सोचता था। जब दो पक्षों में समझौता हो सकता है तो दो जातियों में क्यों नहीं? और समझौता ना हो पाए तो दो ही रास्ते हैं। या तो वो अच्छे से आपस में लड़ झगड़ ले, या एक पक्ष हर स्थिति में शांत बना रहे।
देखिए, जरूरत इस बात की है कि बदले की भावना से ना किसी को मारा जाए और बदले की भावना के बिना मृत्यु का सामना किया जाए। फिर से वही अहिंसा का रोना। देखिए, आपको अगर इसमें विश्वास होता तो आपको किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं होती। मान लीजिए इस नियम का पालन करते हुए मैं मर जाऊं, पर मेरा मरना नहीं, क्योंकि मुझे मेरे सिवा और कोई नहीं मार सकता। दंगे फसाद की इस हालत में तुम्हारी इस अहिंसा से सुरक्षा की भावना नहीं जगाई जा सकती। ये मत भूलो कि खून के प्यासों को कभी समझाया नहीं जा सकता। और उनके गुस्से की आग को ठंडा तो किया जा सकता है। देखिए, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि हजारों लोगों का सैकड़ों लोगों को मार देना वीरता नहीं, ये कायरता से भी गैर वीरता काम है। बुराई का बदला भलाई से लेना ही ठीक है। और इसी बुराई का बदला भलाई से लेने के लिए तुम नॉर्वे गए थे ना? ये मेरी सारी दुनिया से मैत्री है। मैं इस देश की स्वतंत्रता द्वारा मानव मात्र एकता का मिशन पूरा करना चाहता हूँ। और ये मिशन तुमने एक मुस्लिम की आपत्ति पर नोआखली में राष्ट्र के झंडे को नीचे उतार कर पूरा किया। ये राष्ट्र झंडे वाली कौन सी घटना है? आप युग से पूछे ना, इसके बारे में यही बताएंगे। नोआखली यात्रा के दौरान मैंने जन समूह से कहा कि यदि आज बंटवारा ना हुआ होता तो राष्ट्रीय झंडा शान से लहरा रहा होता। किसी ने आपत्ति नहीं करी थी। मैंने ही उसे फहराने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेरा मानना था हम आपस में बढ़ चुके हैं। जब बात बंटवारे की आ ही गई है, तो हम ये जानना चाहेंगे, जब तुम नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, तो बंटवारा कैसे हो गया? क्या तुम्हारी किसी मुस्लिम नेता से बातचीत नहीं हुई थी? मैंने उन्हें तभी भी यही कहा कि मेरा विरोध पहले की ही तरह है। मैंने उन्हें ये भी कहा कि वो शक्ति और डर से नहीं बल्कि विवेक से अपने विरोधियों का मन बदल सकते हैं। तो कार्य समिति शक्ति के सामने कैसे झुक गई? कार्य समिति शक्ति के सामने नहीं, परिस्थितियों के सामने झुकी है। हालांकि बंटवारा वो भी नहीं चाहती थी, परंतु घाव की निरंतर पीड़ा की तुलना में शल्य क्रिया को ज्यादा महत्व दिया गया। कि अंतिम वाइसरॉय का बंटवारे में कोई हाथ नहीं था। मैं अंतिम वाइसरॉय को कोई दोष नहीं देना चाहूंगा। इस हालत में वो भी बेबस था। हालांकि बंटवारा वो भी नहीं चाहते थे। पर तुमने तो कहा था कि बंटवारा तुम्हारी लाश पर से होगा। हाँ, जब मैंने ये कहा था तब जनमत मेरे साथ था। मैं तो ये भी कहता था कि जब तक हिंदू मुसलमान मेरे साथ है ये देश नहीं बढ़ सकता। अरे मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब तक नेता आपस में ना लड़े जनसाधारण भी लड़ना नहीं चाहते। क्या हुआ? मुझे इससे छुटकारा नहीं दिला सकता। किससे? इससे जो मेरा दुश्मन हो चुका है, जिसने मुझे धोखा दिया है। जब तक ये आया मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी। देखो, अब इससे छुटकारा मिला समझो। इसकी आवाज को शोर में दफन कर दो। जाओ। समय कम है, जल्दी पानी पी लो। योर ऑनर, इसने हमेशा ही अपने देशवासियों की सहनशीलता का गलत इस्तेमाल किया है। 16 रोज पहले इसने अनिश्चित समय के लिए अपना उपवास शुरू किया था। क्यों? क्योंकि इस देश में कुछ मुसलमान सुरक्षित नहीं थे। उन लोगों के लिए इसने अपनी जान दांव पर लगाने की ठान ली। योर ऑनर, इसके सारे उपवास, सारे व्रत अपने ही लोगों को कुचलने के लिए शुरू हुए हैं। यहाँ तक कि उसने अपना वो उपवास इसलिए शुरू किया क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। जी हाँ योर ऑनर, कश्मीर पर हमला होने की वजह से भारत सरकार ने वो 55 करोड़ रुपए रोक लिए थे जो पाकिस्तान को संपत्ति के बंटवारे के अंश के रूप में मिलने वाले थे। लेकिन 13 जनवरी को आपके इस अभियुक्त ने उपवास शुरू कर दिया और इसे खुश करने के लिए भारत सरकार को 55 करोड़ रुपए देने के लिए फिर से मान गई। योर ऑनर, इस देश की आजादी को 5 महीने बीत चुके हैं। इसकी अपनी अर्थव्यवस्था कमजोर है, जिसके एक हिस्से पर उसी देश ने हमला किया। इसी देश से 55 करोड़ रुपए दिखाने के लिए इसने अपना वो उपवास शुरू किया था। मुल्जिम, अदालत को बताओ कि तुम्हारा ये उपवास हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था या फिर 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए? जी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो क्या इसमें 55 करोड़ रुपए दिलवाने वाली कोई बात नहीं थी? थी। कैसे? देखिए, मैंने हमेशा दबे हुए लोगों का ही साथ दिया है।
इस देश में मुसलमानों का आज कोई सहारा नहीं है। जहाँ कहीं भी थोड़े दबे हुए लोग रह जाते हैं, उनकी मदद करना मानव मात्र का धर्म हो जाता है। मेरा उपवास ही वो कारण था जिस वजह से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए। मुझे अपना गवाह मान लिया। मेरे उपवास के कारण उनकी विचारधारा बदल गई। योर ऑनर, गवाह के हर शब्द पर ध्यान दे। इसके अलावा वो उतना ही करने वाले थे जितना कानूनन मुमकिन था। योर ऑनर, गवाह ने स्पष्ट शब्दों में मान लिया है कि उसके उपवास की वजह से ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए भारत सरकार को नियम विरुद्ध जाना पड़ा। भारत सरकार का ये कदम सच्चे मायने में दोस्ती बढ़ाने वाला कदम है। सरकारी वकील साहब, मुकदमे पर अपनी आखिरी राय दीजिए। जी योर ऑनर, पेश किए गए गवाह और सबूतों से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, पर ये इतना ईमानदार नहीं कि अपने सिद्धांतों और नीतियों की हार को स्वीकार कर ले। अगर अदालत इसे दोषी सिद्ध करती है तो हमारे इस देश की बटी हुई आजादी का कुछ उपयोग हो सकता है, वरना ये देश हमेशा के लिए रसातल में चला जाएगा। अभियोग, तुम पर इस देश के सर्वनाश का अभियोग सिद्ध हो चुका है, इसलिए अदालत तुम्हें यह सजा सुनाती। क्या हुआ? जब मैं पहले वकालत करता था तब मुजरिम से ये पूछने का कायदा था कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। कुछ कहना है तुम्हें? जी। तो कह दो। मेरा जीवन सत्य के प्रयोग रहा है। मैंने अपने प्रयोगों के संबंध में कभी संपूर्णता का दावा नहीं किया। जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग नियम और विचार पूर्वक करता है परंतु उन्हें अंतिम परिणाम नहीं देता, वैसे ही प्रयोगों के संबंध में मेरी भी मान्यता है। हाँ, मुझे अपने प्रयोगों में असफलता मिली, पर वो मेरी असफलता है, शाश्वत नियमों की नहीं। मिलॉर्ड, आज अगर आप मुझे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मैं फिर से उन प्रयोगों को शुरू करूं और तब तक करता रहूंगा जब तक कि मैं उनमें सफल ना हो जाऊं। मुल्जिम, मुकदमा शुरू होने से पहले हमारा जो फैसला था वही अब भी है। अदालत तुम्हें यह सजा सुनाती है कि तुम्हें सरेआम सरेराह गोली मार दी जाए। अखंड भारत, इस नक्शे का क्या फायदा, क्योंकि ये भारत तो अखंड रहा ही नहीं। आओ। चलो। आज फिर मेरे साथ वही हुआ। इतने बड़े स्वांग के बाद वो मुझ पर मिट्टी डालकर चले गए। शायद मुझ बेबस के साथ आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हें लगता है तुमने उसे मार दिया। तुमने एक आकार की हत्या की है, हार्ड मास के एक आकार की। जानते हो सन 19 के अपने उस भाषण में उसने क्या कहा था?
मेरी मृत्यु सिर्फ हिंदू मुसलमान को एक करने के प्रयत्न में हो, है ना कमाल? आज खुशी से अंग तरंग नाच रहा होगा उसका। मूर्ख,